साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय-समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ भावेश जैन सर अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का रिच एक्सपीरियंस है। लगभग 15 साल से एज़ ए फंड मैनेजमेंट टीम में काम कर रहे हैं और एडलवाइस में अभी फंड मैनेजर हैं और को-फैक्टर्स हेड है और लगभग 6 से 7 तरह के फंड ऑलरेडी एडलवाइस में मैनेज कर रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर्ड कर रहे हैं। चाहे वो बैलेंस एडवांटेज हो, चाहे वो मल्टी एसेट्स हो, चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो, चाहे वो आर्बिट्रेज हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, सभी फंड में सर का रिच एक्सपीरियंस है। तो मैं वेलकम करता हूँ भावेश सर नमस्कार। का। भावेश सर, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इंडियन इकोनॉमी और फंड मैनेजमेंट टीम का, और इंडियन इकोनॉमी में लास्ट 40-42 साल में बहुत अच्छा फिनोमिनली ग्रो किया है और आज की डेट में मार्केट ऑल टाइम हाई लगता है। हर इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन रहता है कि मार्केट क्या लगता है और मार्केट आने वाले समय में कैसा दिखाई देता है। ऑल्दो इंडिया एज ए स्टॉक डेजर्ट इन ओशन दिखाई देता है, सभी फंड मैनेजमेंट टीम और एंटायर वर्ल्ड लुकिंग टुवर्ड्स द इंडिया। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है एज ए इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट को आप कैसा देखते हो और लॉन्गर टर्म, क्योंकि शॉर्टर टर्म में ऑलवेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और यहाँ पे मार्केट की रिस्क एसोसिएट रहती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लॉन्गर टर्म का डेफिनेशन हम मिनिमम 7 इयर्स प्लस का काउंट करते हैं। यस। तो जैसा आपने सही बताया, इंडिया की स्टोरी कंटिन्यू करती रहेगी। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ती रहेगी। जैसे हम बजट के नजदीक आएंगे, यूएस के इलेक्शन आएंगे, फेड का रेट करेक्ट। कट का डिसीजन आएगा, इन सब चीजों करेक्ट। को लेके शॉर्ट टर्म में मार्केट में हम काफी उतार चढ़ाव देखेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हो, जो कि 5 साल से अधिक है, तो आपको ये सब शॉर्ट टर्म न्यूज को या शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को अपना एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी समझ के आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप देखोगे, ऐसा कोई संकेत मार्केट से नजर नहीं आता है कि आपको एक बड़ा 10%, 15%, 20% का फॉल यहाँ से मिलेगा। मार्केट ने एक बहुत ही बड़े इवेंट को काफी पॉजिटिवली हैंडल किया है। अगर आपने लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट देखे रहेंगे, इन अ वे एक नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए। लोगों की जो अपेक्षा थी, या एटलीस्ट मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी, रिजल्ट उसके हिसाब से तो खराब ही आए थे। लेकिन एब्सोल्युटली ट्रू। उस एक दिन के फॉल के अलावा अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से मैच्योरली उस रिजल्ट को हैंडल किया, और उसके बाद में आप देखोगे तो वहां से हम ऑलमोस्ट 10% ऊपर आके लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। तो जैसा हम लोग हमेशा इन्वेस्टर को हमेशा यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप आपके एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए, आपके जो गोल्स है उसके हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, और आपका एसेट एलोकेशन मेंटेन कीजिए। लेकिन अगर आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो आपको इक्विटी में इस लेवल पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। भावेश सर, आज की डेट में मार्केट हायर लेवल पे है। पास्ट में भी ऐसा हुआ था। पहली बार जब कपिल देव ने सेंचुरी लगाई थी, तो कहा जाता था कि अब कोई ऐसी सेंचुरी नहीं लगा पाएगा, बट वैसी सेंचुरी काफी सारी लग चुकी है। तो ऑल दो हायर है, बट इसका भी हायर लेवल और बन सकता है, बनता रहेगा। और हिस्टोरिकली अपने पास एन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट है जहाँ पे ऐसा हुआ है। 21,000 का मार्केट हाईएस्ट लेवल था, कोविड से जस्ट पहले हाईएस्ट लेवल था, तो आज उससे भी हायर लेवल पे है। आज की डेट में इंडियन इन्वेस्टर्स पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक थीम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। लेट्स सपोज कि इन्वेस्टर को लगता है कि एनर्जी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, डिफेंस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। तो आप इसको बिजनेस साइकिल फंड के तहत कैसे देखते हो, क्या है, क्या मोमेंटम आपको लगता है? और अभी आप रिसेंटली एक न्यू एनएफओ लेके आ चुके हो 9 ऑफ जुलाई से, जो 23 जुलाई तक चलेगा। तो आपका क्या व्यू है पर्टिकुलर सेक्टर थीमेटिक थीम को लेके? देखिए, हर बुल मार्केट में एक नई स्टोरी बनती है, एक नया आप देखोगे कि यूफोरिया बनता है। इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग सेक्टर फंड के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एब्सोल्युटली एक ट्रू। बहुत ही सिंपल अगर आप देखोगे, जो सेबी के रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर मैं चलूं, म्यूचुअल फंड हर कैटेगरी में एक ही फंड लॉन्च कर सकता है। जैसे कि एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड। तो एक बार अगर सारे एएमसी का ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कोटा पूरा हो गया, तो नेचुरल चॉइस बचती है सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड, क्योंकि वहां पे कोई एब्सोल्युटली कोटा नहीं है। आपको जितने सेक्टोरल फंड चाहिए, जितने थीमेटिक फंड चाहिए, आप लॉन्च कर सकते हो। ट्रू। इसीलिए मैन्युफैक्चरर की तरफ से, आप जैसे एज ए म्यूचुअल फंड अगर मैं अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलूं, हमारी तरफ से ये जो भी नए प्रोडक्ट आएंगे वो इन्हीं कैटेगरी में आएंगे। करेक्ट। अगर ये डिमांड और सप्लाई की बात है, तो सप्लाई तो हमारे एंड से फुल है, बट मार्केट में डिमांड भी है। और तभी हम देखते हैं कि एनएफओ में इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो राइट। कहीं ना कहीं एक मैं ये बोलूंगा कि अब जो हम पहले जिनको रिटेल और एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट हम कहते थे, कि जो नॉर्मली हमेशा मार्केट में फंसते थे, लेकिन
आज की तारीख में बोलूंगा इस मार्केट की पूरी रैली में जो सबसे उभर के जो सितारा निकला है वो रिटेल और एचएनआई क्लाइंट है। हम्म। इस रैली को एफआई ने पूरी तरीके से मिस कर लिया, डीआई ने कुछ हद तक मिस कर दिया, हम्म। लेकिन एक सेगमेंट जिसने ये पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया वो है रिटेल और एचएनआई। हम्म। और अब मैं बोलूंगा, जब हम बोलते हैं कि लास्ट में फंसेगा रिटेल और ये सब होगा वो सब होगा, हम उनके साथ में बहुत नाइंसाफी करते हैं। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया, कोविड से लेके अब तक अगर सबसे हम्म। ज्यादा पैसा किसी ने बनाया है मार्केट में तो वो एचएनआई और रिटेल थे। तो अब राइट। वो ट्रेंड गया जहाँ पे हम सोचते थे कि रिटेल एचएनआई हमेशा फंसते हैं। इलेक्शन के दिन जब फॉल आया था, एफआई 7-8 हजार करोड़ का माल बेच के गए थे, उस दिन रिटेल ने 21 हजार करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। और हम्म। आज हमने देखा है 4 जून से लेके अब तक उन सारे शेयर्स का भाव या ओवरऑल मार्केट कितना ऊपर गया है। तो अब हमें रिटेल की समझदारी पे शक करना छोड़ देना चाहिए। हम्म। ये हमें मान लेना चाहिए कि सबको पता है मार्केट में रिस्क है, सब अपने अपने एपिटाइट के हिसाब से रिस्क लेने को तैयार है। और हम्म। इसीलिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा सेक्टर फंड में जाता है। हम्म। सेक्टर फंड में जो हमारा एक प्रॉब्लम रहा है, सेक्टर फंड में एंट्री तो बहुत इजी हो जाती है। जैसे आज किसी एब्सोल्युटली। ने डिफेंस का एनएफओ लॉन्च किया, आज किसी ने एनर्जी का एनएफओ लॉन्च किया, तो हम्म। आपकी एंट्री हो गई। हम्म। लेकिन एग्जिट कब करना है, ये हम्म। एक चैलेंज हमेशा लोगों को फेस करते हैं। राइट। एज अ म्यूचुअल फंड हम कभी किसी फंड पे आपको एग्जिट कॉल नहीं देंगे। एट हम्म। बेस्ट जब हमें लगता है कि रिस्क बढ़ गया है या यूफोरिया बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं, हमने स्मॉल कैप में पैसा लेना बंद कर दिया, हमने डिफेंस में एसआईपी करना बंद कर दिया। इस हम्म। तरीके से अपनी तरफ से एक रोक लगा देते हैं। लेकिन हम्म। पुराना पैसा कोई लौटाता नहीं है, तो हम्म। हम आपको पैसा नहीं लौटा रहे। सिमिलरली क्लाइंट के एंड पे क्या होता है, वो सोच रहा है कि अगर मैं बेचूंगा, एग्जिट करूंगा, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। हम्म। ऐसी 10-15% टैक्स भरना है, इससे अच्छा होल्ड करता हूँ। करेक्शन आ भी गया 10-15% का, तो उतना तो मेरा टैक्स में जाने वाला था। तो इसलिए क्लाइंट भी एग्जिट नहीं करता। और फिर हमने देखा है कि अगर आप एग्जिट नहीं करते हो, तो लंबे समय तक अगर आप किसी सेक्टर में बने रहते हो, तो हमने एक हम्म। जो स्टडी की थी, अगर आपने 2011 से लेके 2024 तक हम्म। किसी भी सेक्टर फंड में या किसी भी सेक्टर में पैसा लगाया रहता, बहुत कम चांसेस है कि आप निफ्टी 500 टीआरआई को भी बीट करते। हम्म। निफ्टी 500 टीआरआई ने, जो आपका ब्रॉड बेस्ड बेंचमार्क है, उनके हाँ लास्ट हाँ। 13 साल के रिटर्न ऑलमोस्ट 15% सीएजीआर है। करेक्ट। आपने अगर बेस्ट से बेस्ट सेक्टर भी सिलेक्ट किया रहता, तो हम्म। भी आपके रिटर्न 16 से 17% होते, यानी कि ओके। कमाने के लिए आपके पास 1 से 2% का ही अल्फा था। लेकिन गलती एब्सोल्युटली। से आप किसी गलत सेक्टर में फंस गए रहते, तो आपके रिटर्न 7% से लेके 11% के बीच में भी हो सकते थे। ओके। यानी कि इंडेक्स से 4 से लेके 8% का अंडर परफॉर्मेंस। तो हम्म। कमाने को 1-2% है, खोने को 7-8% है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि सेक्टर फंड का एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और हम्म। खास करके ऐसे सेक्टर्स जो आज की तारीख में उभर के आ रहे हैं, जिनमें गिन के 10-12-15 कंपनी है, उसके ऊपर स्टॉक्स ही नहीं है उस सेक्टर में, तो वो हम्म। और ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि आपको सेक्टर फंड अगर करना ही है, तो उसको बेटर तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से करने का ऑप्शन होता है बिजनेस साइकिल फंड। तो जो हमारा एनएफओ 9 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ और 23 जुलाई तक जो चलेगा, इस एनएफओ में हम एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम जो रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर फेस करते हैं, कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाएंगे तो आपको हर बार टैक्स भरना पड़ेगा। प्लस वो डिसीजन मेकिंग करना कैसे, कि अब इसका टाइम पूरा हो गया, अब दूसरे सेक्टर का टाइम शुरू होगा। हर बार आपको एग्जिट लोड का ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। करेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन हम लेके आए हैं, जो कि है हमारा बिजनेस साइकिल फंड। हम्म। हमारे बिजनेस साइकिल फंड की खासियत ये रहेगी कि ये एक रूल बेस्ड, मॉडल ड्रिवन सेक्टर रोटेशन फंड रहेगा। हम्म। इंडस्ट्री में बाकी जितने भी बिजनेस साइकिल फंड अगर आपने देखे रहेंगे, वो फंड मैनेजर के हिसाब से चलते हैं। फंड राइट। मैनेजर को अगर लग रहा है कि अब एक्स वाई जेड चीज होगी, इकोनॉमी में ये चीज बढ़ेगी, ये चीज घटेगी, हम्म। इंटरेस्ट रेट में ये होगा, रूरल इकोनॉमी ऐसा करेगी, अर्बन इकोनॉमी ऐसा करेगी, ये पूरा वो मैक्रो कॉल लेते हैं। उसके हिसाब से सोचते हैं कि ये 4 सेक्टर, 6 सेक्टर, 8 सेक्टर है जिनके लिए अच्छा माहौल है, अभी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फिर उसी सेक्टर्स के स्टॉक्स वो लोग खरीदते हैं। करेक्ट। यहाँ पे भी जैसे हमने बताया, जो प्रॉब्लम इन्वेस्टर की है, रिटेल की है, वही प्रॉब्लम फंड मैनेजर की भी है। उनके पास भी हम्म। कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो हम्म। उनको हेल्प करेगा बताने के लिए कि अब कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा। करेक्ट। और हमने हिस्टोरिकली देखा है, जब जब डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल ने अपने हिसाब से की है, हाँ उसके हाँ। रॉन्ग जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे हैं। जब एब्सोल्युटली जब ट्रू। डिसीजन मेकिंग एक रूल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू की है, वहां पे राइट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका करेक्ट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, हम्म। जहाँ पे फंड मैनेजर मॉडल के थ्रू, चाहे प्राइस टू अर्निंग वाला मॉडल हो, चाहे प्राइस टू बुक वाला मॉडल हो, या चाहे एडलवाइस का ट्रेंड वाला मॉडल हो, हम्म। किसी भी मॉडल के थ्रू अगर हम वो डिसीजन लेते हैं कि इक्विटी से डेट में कब जाना है और डेट से वापस इक्विटी में कब जाना है, तो हम्म। हमारा वहां पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। हम्म। रादर देन एक इंडिविजुअल आदमी खुद ये कॉल ले कि अभी मुझे इक्विटी से बाहर निकल के डेट में जाना है या डेट से बाहर निकल के इक्विटी में जाना है। हम्म। उसका भी एग्जाम्पल अगर आपने देखा रहेगा,
इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड ने लास्ट ईयर स्मॉल कैप में पैसा लेना बंद कर दिया। यानी कि आपने इंडिविजुअल बेसिस पे स्मॉल कैप का डिसीजन ले लिया कि अब स्मॉल कैप में पैसा नहीं लेना है। राइट। उस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स 11,000 के नीचे था। आज हम जब बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स 19,000 के ऊपर है। ऑलमोस्ट तो अगर डबल हो आपने सबसे ऑलमोस्ट डबल, तो आप सोच सकते हो कि जो इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहा है, तो वो स्मॉल कैप के तो एक्सपर्ट हो गए। गया। उनका जब इंडिविजुअल व्यू 11,000 से 19,000 तक, आज की तारीख में तो गलत है, कल को वो सही भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो बहुत बुरी तरीके से गलत हो गए। यही चीज अगर आपने कोई मॉडल के थ्रू या कोई प्रोसेस के थ्रू की रहती, तो आप मोमेंटम के साथ चल रहे होते, ट्रेंड के साथ चल रहे होते, तो अभी भी आपका पैसा पूरी तरीके से स्मॉल कैप में लगा हुआ रहता। जब भी रिवर्सल आएगा, मोमेंटम खराब होगा, आप उससे बाहर हो जाते थे। तो राइट। 19,000 का टॉप ना उन्होंने पकड़ा ना आपने पकड़ा, बस फर्क ये होता कि वो 11,000 से बाहर है, आप 19,000 से गिर के जब 17,000 आ जाएगा, तब आप बाहर निकल जाओगे। तो राइट। 11,000 पे बेचने से बेटर है 17,000 पे बेचना। इसलिए हम लोग राइट। सोचते हैं मॉडल ड्रिवन प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है, और इंडस्ट्री का एक लौता बिजनेस साइकिल फंड होगा एडलवाइस का बिजनेस साइकिल फंड जो पूरी तरीके से मॉडल के साथ चलेगा। सर, पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस साइकिल फंड है, आपने बताया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस साइकिल फंड से डिफरेंट क्यों है। मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें स्टॉक सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वैल्यू रहेगा, ग्रोथ रहेगा, मोमेंटम रहेगा, क्योंकि मार्केट में 4 कैटेगरी के स्टॉक्स अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर आपके सीईओ का मैंने एक वीडियो सुना, तो सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ वाला उनका कोटेशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्या स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका? यस। तो जैसा अगेन सबसे बेसिक चीज जो हमने बताई है, हमारे इस फंड में हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हुँ। वो यही है कि भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई भी एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट ट्रू। नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे कुछ एएमसी है जो खाली वैल्यू वाले स्टॉक्स लेती है, कुछ एएमसी है जो खाली ग्रोथ वाले स्टॉक्स लेती है, कुछ नई एएमसी है जो खाली मोमेंटम वाले स्टॉक्स लेती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगला पीरियड जो आपके इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो हमें पता ही नहीं कि अगले 3 साल ग्रोथ चलेगा या वैल्यू चलेगा या क्वालिटी चलेगा या मोमेंटम चलेगा। ट्रू। इसलिए हमने कोई एक फैक्टर सिलेक्ट करने के बदले मल्टी फैक्टर अप्रोच के थ्रू जाना पसंद किया है, जहां पे हम ग्रोथ में भी जाएंगे, वैल्यू में भी जाएंगे, क्वालिटी में भी जाएंगे, हुँ, हुँ। लेकिन इन तीनों के साथ में मोमेंटम का होना बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ। हमने अक्रॉस टाइम पीरियड देखा है, इंडिया का मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो हमेशा पैसा बनता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे पीरियड आते हैं जहां पे वैल्यू बहुत अच्छा करता है तो ग्रोथ खराब करता है। जैसे लास्ट 3 साल से अगर आप देखोगे, वैल्यू वाली सारी एएमसी टॉप पे है और ग्रोथ वाली सारी एएमसी बॉटम पे है। एब्सोल्युटली इससे ट्रू। 4 साल पहले अगर आप जाओगे, 2016, 17, 18, 19 का पीरियड, वहां पे आप देखोगे तो जो एएमसी ग्रोथ पे थी वो अक्रॉस कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2 थी, हुँ, और हुँ। आज की जो टॉपर है वैल्यू वाली एएमसी, वो उस वक्त बॉटम पे थी। हुँ, हुँ। तो ऐसा रिस्क हमको लेना ही नहीं है कि इन्वेस्टर मेरा पिछला 2 साल का, 3 साल का परफॉर्मेंस देख के आए हुँ, और हुँ। अगले 3 साल जब वो मेरे पास इन्वेस्टेड रहे, उसका परफॉर्मेंस पूरा ही उल्टा हो जाए। हुँ, हुँ। इसलिए हम लोग सिंगल फैक्टर अप्रोच नहीं चला रहे, हम मल्टी फैक्टर कर रहे हैं। तो हम ग्रोथ, वैल्यू, क्वालिटी, जिसको अगर आप देखोगे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, जो हमारी सीईओ ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे उसी हुँ, के हुँ। साथ में, लेकिन एक चीज उसके साथ में हम देखेंगे वो है मोमेंटम। जहां करेक्ट। मोमेंटम है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा वहां पे चला जाएगा। हुँ, हुँ। और जब ग्रोथ अच्छा करेगा तो मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स में होगा, जब वैल्यू अच्छा करेगा तो मोमेंटम वैल्यू स्टॉक्स में होगा। तो हुँ, इनडायरेक्टली आपके पास एक रूल बेस्ड अप्रोच है जो आपको हेल्प करेगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नेविगेट करने के लिए। हुँ, हुँ। हमने इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेस साइकिल फंड देखे हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम हमको दिखी है कि जो मेन काम है बिजनेस साइकिल फंड का, जिसको हम इंटरनली बोलते हैं डायनामिक सेक्टर रोटेशन, हुँ, हुँ। किसी भी फंड में हमने वो सेक्टर रोटेशन होते हुए दिखा नहीं। हुँ, क्योंकि हुँ। ज्यादातर फंड इंडस्ट्री में हम लोग ने देखे हैं कि अगर बेंचमार्क में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स का वेटेज 30% है, हुँ, तो हुँ। सभी ने अपने फंड में 15 से 20%, 25% बैंकिंग एंड फाइनेंस लेके रखा है। एब्सोल्युटली तो अगर ट्रू। आपने आपके पोर्टफोलियो का 1/3 पोर्टफोलियो, टू ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो हुँ, हुँ। आपके पास एक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए जगह काफी कम बचती है। एब्सोल्युटली जबकि ट्रू। आप अगर हमारे बिजनेस साइकिल फंड का अगर जो हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया था जिसको हम बैक टेस्टिंग करते हैं, हुँ, हुँ। उसमें अगर आपने देखा रहेगा पिछले 4 साल की बात करूं मैं, तो बैंकिंग हमारे पोर्टफोलियो में एक टाइम पे 3% भी था और हुँ, आज की हुँ। तारीख में ऑलमोस्ट 22% भी है। हुँ, हुँ। फार्मा जो इंडेक्स में हमेशा 5% होता था, हमारे पास 5% भी था, और कोविड के टाइम पे 22-23% भी था। हुँ, हुँ। आईटी जब वर्क फ्रॉम होम पीक पे था, हुँ, उस वक्त हमारे पास आईटी 24% भी था, और उसके बाद में जब वर्क फ्रॉम होम का इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहा, लोग हुँ, हुँ। नॉर्मल हो गए, सब घर से बाहर निकलने लग गए, तो आईटी हमारे पोर्टफोलियो में 3% भी आया। हुँ, हुँ। जबकि इंडेक्स में मैं ये सब सेक्टर का वेट देखता हूँ,
बैंकिंग हमेशा ही इंडेक्स में 30% था, तो बहुत सारे पीयर्स के पोर्टफोलियो में भी देखो तो बैंकिंग 30 ही होता था। आईटी 10 से 12 था, तो सबने 10 से 12 ही रखा था। फार्मा कभी 5 के ऊपर नहीं था, तो किसी ने भी 5-6% से ऊपर फार्मा नहीं लिया था। लेकिन हमने तीनों ही सेक्टर में 20% प्लस भी पोजीशन देखी, और 5% या उससे नीचे की भी पोजीशन देखी। तो ग्रेट। इतना डायनामिक सेक्टर रोटेशन आपको हमारे बिजनेस साइकिल फंड में देखने मिलेगा। अ, किसी भी सेक्टर में आपको पता नहीं कि सेक्टर की रैली 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 2.5 साल ट्रू। चलेगी, लेकिन मोमेंटम के थ्रू अगर आप एंटर करते हो, अगर आपका कुछ अच्छा स्टॉक या कुछ अच्छा सेक्टर मिस भी हो गया, तो जब आप 3 महीने के बाद में जब रीबैलेंसिंग करते हो, ऑटोमेटिकली वो पोर्टफोलियो में आ जाएगा। और अगर आपने कोई गलत स्टॉक खरीद भी लिया, तो जैसे ही उसके 3 महीने का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, आप उस स्टॉक से बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए मैक्सिमम नुकसान, मैक्सिमम पेन का जो पीरियड रहता है, वो 3 से 6 महीने का रहता है। जबकि आप बाकी जगह पे देखोगे तो वैल्यू नहीं चल रहा था तो 6 साल तक नहीं चला, ग्रोथ नहीं चल रहा था तो आज 3.5 साल से नहीं चल रहा है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल का पेन देखने से बेटर है आप 3 से 6 महीने का पेन देखो, इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ग्रेट। भावेश सर, आपके जो बिजनेस साइकिल फंड है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस तरह से निवेश रहेगा? और जो आपका फैक्टरिंग वाला, जो आपका चेंजेस ऑफ द सेक्टर्स वाला स्ट्रेटेजी है, जो आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फंड में मैनेज कर रहे हो क्या? यस। तो अगर आप देखोगे, जैसा आगे हम लोग हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमें भविष्य नहीं पता, उसी तरीके से हमको ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में लार्ज कैप अच्छा करेगा या मिड कैप अच्छा करेगा। एब्सोल्युटली इसीलिए ट्रू। हमारे बिजनेस साइकिल फंड में लार्ज कैप और मिड कैप हमेशा 50-50% रहेंगे। अगर आप देखोगे, मेरा यूनिवर्स है टॉप 300 मार्केट कैप कंपनी, उसके बाहर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हमने इस टॉप 300 को लार्ज कैप और मिड कैप में इस तरीके से ब्रेकअप किया है कि टॉप 100 को हम बोलते हैं लार्ज कैप, तो वहां पे हमेशा हमारा 50 रुपया लगा हुआ रहेगा। 101 से 200 जो बड़े मिड कैप है, उसमें हमेशा 40 रुपया लगा हुआ रहेगा। और 201 से 300 जिसमें छोटे मिड कैप और बड़े स्मॉल कैप आ गए, हमेशा 10 रुपया हमारा वहां पे लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपके 100 रुपए का ब्रेकअप होगा। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिसको हम मल्टी फैक्टर अप्रोच कहते हैं, जहाँ पे हम ग्रोथ प्लस मोमेंटम, क्वालिटी प्लस मोमेंटम, वैल्यू प्लस मोमेंटम, ये 3 फैक्टर के बेसिस पे काम करते हैं। ये ऑलरेडी एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, एडलवाइस लार्ज कैप फंड में ऑलरेडी पिछले 15 साल से, 14 साल से इस्तेमाल हो रही है। एडलवाइस लार्ज कैप फंड से ही इनडायरेक्टली आप देखोगे तो एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड और एडलवाइस इक्विटी सेविंग फंड का पोर्टफोलियो भी बनता है। तो आप बोल सकते हो कि 15 साल से बैलेंस एडवांटेज फंड का स्टॉक सिलेक्शन भी इन्हीं स्ट्रैटेजी के थ्रू काम चल रहा है। एक जो छोटा सा अंतर होगा हमारे बिजनेस साइकिल फंड में और हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वो है सेक्टर वेट। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, चाहे वो लार्ज कैप हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, एग्रेसिव हाइब्रिड हो, इन सभी फंड में एक इंटरनल हमने जो रूल बनाया हुआ है, वो ये था कि इंडेक्स में जितना भी सेक्टर का वेट होगा, हमारे इन फंड में हम लोग प्लस और माइनस 5 से 6% से ऊपर नीचे की पोजीशन नहीं लेंगे। यानी अगर बैंकिंग मुझे कितना भी खराब लगे, अगर मेरे बेंचमार्क में बैंकिंग 30 है, तो मेरे फंड में कम से कम 25 होगा। और फार्मा मुझे कितना भी अच्छा लगे, अगर मेरे पोर्टफोलियो के इंडेक्स में 5% है, तो मेरे पास 10% से ऊपर नहीं होगा। ओके। वो सेक्टर कैप हमने बिजनेस साइकिल फंड में हटा दी है। बिजनेस साइकिल फंड में जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें मैं 40% तक पोजीशन ले सकता हूँ। और जो सेक्टर मुझे खराब लग रहा है, इरिस्पेक्टिव फिर वो इंडेक्स में कितना भी हो, मैं उसमें 0% पे भी जा सकता हूँ। तो ग्रेट। जो एक ही कैप अभी हमारे पास रहेगी, वो ये है कि किसी भी सेक्टर में हम लोग 40% से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकते। खराब एब्सोल्युटली। लगने पे बैंकिंग में भी हम 2%, 3% पोजीशन लेके जा चुके हैं। एक ऐसा भी पीरियड आया था जहाँ पे बैंकिंग ऑलमोस्ट जीरो भी हमने किया है। और एक ऐसा भी पीरियड आया था जहाँ पे फार्मा हमने ऑलमोस्ट 40% किया था, कोविड वाले पीरियड में। तो इस तरीके का सेक्टर रोटेशन का बोल्ड कॉल इस फंड में लिया जाएगा, जो बाकी के डाइवर्सिफाइड फंड में, जहाँ पे ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सेक्टर का वेट थोड़ा अलग तरीके से मैनेज हो रहा है। भावेश सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने जैसा बताया कि ये फैक्टर बेस्ड है, ये डिफरेंट डिफरेंट रूल बेस्ड हम इन्वेस्टिंग करेंगे, ये इंडस्ट्री से आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल फंड डिफरेंट है इन सो मेनी वेज। तो आपका जो बैक टेस्टिंग डाटा है, उसने कितना अल्फा जनरेट करके दिया पर्टिकुलर इस बिजनेस साइकिल फंड के तहत? यस। तो हमने जो 2011 नवंबर से लेके 2024 मई तक, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 13 साल के आसपास का बैक टेस्टेड डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसमें जब हमने डेली के रिटर्न्स निकाल के एक नैव सीरीज बनाई और उसको हमने कंपेयर करने की कोशिश की निफ्टी 500 टीआरआई के साथ, जो कि इस एब्सोल्युटली ट्रू। कैटेगरी का बेंचमार्क है। ट्रू। तो नवंबर 2011 से हमने जब स्टार्ट किया, तो मैंने रोलिंग 5 ईयर रिटर्न देखे पहले। हाँ हाँ तो हाँ। नवंबर 2016 में पहले 5 साल पूरे हुए थे। हम्म उस दिन से लेके 31 मई तक
हर दिन हमने पिछले 5 साल के रिटर्न निकाले, जिसको हम रोलिंग 5 ईयर रिटर्न बोलते हैं। हम्म। उसका जब हमने एवरेज किया, हम्म। रूलिंग 5 ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे हमारे मॉडल के रिटर्न 19% के आसपास थे। और हम्म। उसी पीरियड में बैलेंस जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, हम्म। उनके रूलिंग 5 ईयर रिटर्न 14% के आसपास थे, एब्सोल्युटली यानी कि ट्रू। 5% का अल्फा। जो इंटरेस्टिंग बात थी, 100% ऑफ द टाइम, यानी कि नवंबर 2016 से लेके आज तक हम्म। एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां पे हमारा फंड बेंचमार्क के नीचे गया। यानी कि पांच ग्रेट। साल के अगर आप रुके हो तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव अल्फा मिला है। हम्म। अल्फा का एवरेज 5% के आसपास आया है। हम्म। सेम चीज हमने जब रोलिंग 3 ईयर के बेसिस पे की, तो हम्म। 95% ऑफ द टाइम हमने बेंचमार्क को बीट किया। हम्म। 5% हमने बेंचमार्क से खराब किया रहेगा, लेकिन 95% ऑफ द टाइम बेंचमार्क को बीट किया। हम्म। वहां पे जब हमने देखा एवरेज अल्फा जो हम्म। हमारा बेंचमार्क के ऊपर आ रहा था, वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास था। और करेक्ट। सेम चीज को जब हमने रोलिंग 1 ईयर के बेसिस पे किया, कि अगर हम्म। आप 1 साल तक इसमें बने रहते, तो नवंबर 2012 से लेके मई 2024 तक हर दिन का हमने इसका लास्ट 1 साल का रिटर्न निकाल के कैलकुलेट किया। हम्म। वहां पे भी 80% ऑफ द टाइम हमने बेंचमार्क को बीट किया है। और वहां पे भी एवरेज अल्फा 7% के आसपास आया है। ग्रेट। तो एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो फंड ने तीनों पीरियड में, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में, ऑन एन एवरेज 24% के रिटर्न दिए हैं, हम्म। कंपेयर टू बेंचमार्क के 14 से लेके 17% के बीच में। हम्म। सो 5 से लेके 7% का आउट परफॉर्मेंस रहा है 5 साल, 3 साल और 1 साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो काफी अच्छा अल्फा है। अगर आपको इसी का कंपैरिजन हमने कुछ और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ भी किया था, हम्म। आपके जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स है, आपके जितने भी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, हम्म। वहां पे भी हमने कंपैरिजन किया, और काफी अच्छा अल्फा एवरेज लार्ज एंड मिड कैप फंड और एवरेज Mutual फ्लेक्सी कैप fund फंड्स के investments सामने are भी subject to market प्रैक्टिस risks. स्ट्रेटेजी Read में all आपको scheme निकल के related आ रहा है। documents carefully. ग्रेट। ग्रेट भावेश सर, आपके तहत ब्लैक जो बैक टेस्टिंग है उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न आ रहे हैं। आने वाले सेक्टर रोटेशन भी इस फंड में बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी निवेशक लॉन्ग टर्म का व्यू रखता है उनके लिए एसआईपी और लमसम दोनों माध्यम से निवेश करना बेहतरीन है। मिनिमम 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, मिनिमम 5000 का निवेश कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही अच्छी वेल्थ बनने वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, था, है और यस, रहने वाला है। भावेश सर, लास्ट बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, हमारे इन्वेस्टर के लिए कोई एक यूनिक स्ट्रेटेजी देके जाओ जिससे कि उनकी वेल्थ क्रिएशन में अल्फा जनरेट हो जाए। जैसा कि आपकी बैक टेस्टिंग में 7% का अल्फा जनरेट कर रहे हो, तो हमारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी एक अल्फा जनरेट का कोई स्ट्रेटेजी देके जाओ आप। श्योर। देखिए, आज जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे, आई एम श्योर सब लोग काफी नर्वस है, सब लोग काफी परेशान हैं, और ऐसे में ही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप इक्विटी को छोड़ के इक्विटी से दूर हो जाते हो। करेक्ट। इनफ डेटा है मार्केट में, बहुत सारी स्टडीज है मार्केट में। अगर आप प्रीवियस पीक पे भी एंटर करके लंबे समय तक रुके हो, तो आपने डबल डिजिट के रिटर्न्स वहां पे भी जनरेट किए हैं। एब्सोल्युटली और ट्रू। एक ही ऐसी एसेट क्लास है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको डबल डिजिट रिटर्न देती है, वो है इक्विटी। आप डेट में कितना भी अच्छा एंट्री कर लो, कितना भी अच्छा एग्जिट कर लो, 3 साल 5 साल के पीरियड में आपको डबल डिजिट के रिटर्न वहां से मिलना बहुत मुश्किल है। राइट। इक्विटी जाने की जरूरी नहीं है कि इक्विटी में खाली रिस्की और हाई हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क वाली प्रोडक्ट हो। आपको अगर मार्केट में आज की तारीख में डर लग रहा है निवेश करने के लिए, तो हम कहेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे प्रोडक्ट है, जहां पे अगर कल को मार्केट में सही में फॉल आ जाए, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपकी वोलेटिलिटी काफी कम कर देता है। और अगर ये मार्केट की रैली चलती जाए अपसाइड में, ये आपको निफ्टी के जितने रिटर्न, अगर आप 3 साल 5 साल 7 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे निफ्टी से काफी बेटर रिटर्न आपको बैलेंस एडवांटेज फंड दे सकता है। तो प्योर इक्विटी में खास करके लार्ज कैप सेगमेंट जितना भी है, उसके अगर आपको उसमें आप प्योर लार्ज कैप फंड्स में, लार्ज एंड मिड कैप फंड में जाने से अगर आपको डर लग रहा है, तो आप डेफिनेटली बेझिझक आपका पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा सकते हो। और जहां पे भी आप रिस्क लेते हो, जितने भी आपके सेक्टर फंड है, जितने भी आपके थीमेटिक फंड है, उन सभी फंड से बेटर एक्सपीरियंस आपको बिजनेस साइकिल फंड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मॉडल ड्रिवन आउटकम आएगा। तो आपके सेक्टर रिस्क, जो यहाँ पे भी आप ज्यादा रिस्क लेके काम करना चाहते हो, वो पैसा आपको बिजनेस साइकिल फंड में लगाना चाहिए। और जहाँ पे भी आप सोच लो कि हमें कंजर्वेटिव क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, कि क्लाइंट थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा नर्वस है, उन लोगों के लिए हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड सजेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही प्रोडक्ट सिमिलर है। एक मॉडल के थ्रू डिसाइड करता है इक्विटी कब बढ़ाना है, डेट कब बढ़ाना है। दूसरा मॉडल के थ्रू डिसाइड करता है आईटी से फार्मा, फार्मा से मेटल्स, मेटल से एफएमसीजी, एफएमसीजी से कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर रोटेशन कब करना है। दोनों ही करेक्ट। मॉडल ड्रिवन है, और इसीलिए दोनों के ही एक्सपीरियंस काफी अच्छे रहेंगे आने वाले समय में। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप डेफिनेटली आपके सभी क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। करेक्ट।
भावे सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल से, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लास्ट का जो आपका सजेशन है, दैट इज रियली फिनोमिनल, क्योंकि इक्विटी जो पैसा बना के देती है दूसरी कोई एसेट क्लास बना के नहीं देती है। और जितना समय इक्विटी में बना रहेंगे उतने ज्यादा रिटर्न बनेंगे, और जितनी दूरी बना के रखेंगे उतने रिटर्न कम होने वाले हैं। थैंक यू सो मच भावे सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.